तो इस टाइम रोशन डिजिटल से बैंक अल फलाह ओवरसीज को क्या सहूलियात दे रहे हैं। बैंक अल फलाह में गाड़ी अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार होते हैं, बैंक अल फलाह में कौन कौन शख्स गाड़ी अप्लाई कर सकते हो। तो बाद में आपको पता चलता है कि यार हमारी तो इंस्टॉलमेंट ज्यादा बन गई, लेकिन बैंक अल फलाह में गाड़ी कैसे अप्लाई की जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अमान जवार मोटर बकर से, और आज आपके लिए बहुत ही मालूमाती वीडियो लेकर और आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट होती है कि बैंक के बारे में हमें बताया जाए, खुसूसन जो मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मेरे फालवार हैं वो पूछ रहे होते हैं, और जो हमारे पाकिस्तानी फालवार हैं। तो आज हमारे साथ नदीम साहब हैं। सबसे पहले तो मैं नदीम साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, बैंक अल फलाह से आए हैं। नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नदीम साहब, सबसे पहले आप अपने बारे में मेरे व्यूवर को बताएं। जी बहुत शुक्रिया जवार साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मतलब आने की दावत दी, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम। जवार भाई, मैं तकरीबन बैंक अल फलाह में 8 साल से हूँ। ठीक है। और 6 साल मैंने बैंक अल फलाह इस्लामाबाद कंज्यूमर डिपार्टमेंट में एज आ ऑटो स्पेशलिस्ट काम किया है। सही है, माशाअल्लाह। और हमारे यहाँ पे क्योंकि रिमोट एरियाज हैं हमारे, बखर में रिक्वायरमेंट थी तो ब्रांच वालों ने मुझे यहाँ पे बुलवाया। सही है। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तकरीबन कोई 3 साल से काम कर रहा हूँ। ठीक है। ऑटो के हवाले से जो है ना, यहाँ पे मैं ब्रांच की सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ। ठीक हो गया। जिसके अंदर फ्रेश केस, उसके बाद डिस्बर्समेंट हो गई, डिस्बर्समेंट के बाद जो है अगला प्रोसेस होता है लोगों की ना, अगर कोई मसले मसाइल हैं तो उनको रिकॉर्ड करना, ये सारी चीजें, मतलब के लोन के बारे में, लोन के अकॉर्डिंगली जो भी मसला होता है। अब मेरे ना जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या फिर हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, उनके सवाल होते हैं जो कि 12 सवाल आते हैं, और ये 12 नहीं बल्कि 15 हैं। ये 15 सवाल जो हैं ये मैंने लिखे हुए हैं ताकि एक ही वीडियो में जो है आपको इंफॉर्मेशन मिल सके। पहला मेरा ये सवाल है कि बैंक अल फलाह और बाकी बैंकों में क्या फ़र्क है। जी बड़ा अच्छा सवाल किया है सर आपने। बैंक अल फलाह और बाकी बैंकों में फ़र्क, सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि बैंक अल फलाह अच्छे तरीके से जो है ना कस्टमर को गाड़ी देता है। ठीक है। इसमें बाकी बैंक में है वो सिर्फ एंटरटेन करते हैं सैलरीड को और बिजनेस पर्सन को। ठीक हो गया। हमारा बैंक जो है वो सैलरीड को भी करता है, बिजनेस पर्सन को भी करता है, एग्रीकल्चर को, क्या हमारा जो मोस्टली एरिया है ना वो हम ज़राअत से लेके हैं। जमींदारा होता है तो लैंड लॉर्ड जो लोग होते हैं उनको भी एंटरटेन करता है। इसके अलावा जो है बैंक अल फलाह पेंशनर को भी देता है गाड़ी। ठीक है। इसके बाद बैंक अल फलाह जिसकी रेंटल इनकम आ रही है, कोई उनकी प्रॉपर्टी है जो, या उसकी शॉप्स हैं या कोई घर है, अगर वो मतलब रेंट पे हैं तो वो जो है बैंक एंटरटेन करता है। इसके अलावा जो है फॉरेन के लिए, फॉरेन रेमिटेंस जो बाहर से बंदे भेजते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो जिनको भेज रहे होते हैं उनको जो है बैंक मतलब ओवरसीज पैसे, आसान लफ्जों में मैं कहूँ कि जो भेज रहे होते हैं उनके लिए आपकी मतलब क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं। उसमें ये है कि जो वहां से बंदा भेज रहा है वो या तो ब्लड रिलेशन को देते हैं बेसिकली ना, इसमें ब्रदर को निकालें, बाकी जितने रिलेशन है उनको वो मतलब फैसिलिटेट करते हैं। इसमें जो है पेरेंट्स हो गए, बच्चे हो गए, अगर सिस्टर है उनकी अनमैरिड है तो वो भी इसमें जो है ना शामिल है। और अगर ब्रदर अनमैरिड है तो नहीं, ब्रदर को एंटरटेन नहीं करते क्योंकि बहुत सारे बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से ना वो ब्रदर को नहीं करते। सही है। बाकी जितना रिलेशन है उनको वो करते हैं। ठीक है। अच्छा मेरा दूसरा सवाल है कि बैंक अल फलाह में गाड़ी कैसे अप्लाई की जाती है। जी बैंक अल फलाह में जो गाड़ी है, पहले तो खैर नॉर्मल तरीका था हमारा, मतलब कस्टमर आता था ब्रांच के अंदर, उसको जो है हम डॉक्यूमेंट साइन करवाते थे, उनका केस उधर बना कर हमने फॉरवर्ड कर देना होता। लेकिन अब जो है तकरीबन पिछले साल से ये रैपिड जो है ना हम इंट्रोड्यूस करवाया बैंक अल फलाह में। उसमें ये होता है कि कस्टमर घर बैठे जो है ना गाड़ी अप्लाई कर सकता है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, ऑनलाइन अप्लाई करता है। उसमें हर चीज़ जो है ना वो कस्टमर को स्टेप बाय स्टेप बताई जाती है कि आपने इस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप करना है। लास्ट पे जो है वो बायोमेट्रिक होते हैं, वो भी मोबाइल के थ्रू बैंक बायोमेट्रिक ले लेता है। ठीक है। इसमें ये होता है कि कस्टमर को बैंक से कांटेक्ट करना पड़ता है क्योंकि उसमें बैंक्स की डिटेल्स आती है ना कि अब किस ब्रांच से केस जा रहा है, उसका कोड डलता है, ये सारी चीजें। अच्छा ये रिपीट और नॉर्मल में क्या फर्क है। रैपिड और रैपिड और नॉर्मल ये है कि नॉर्मल में हमारा जिससे हम BPM सेगमेंट है हमारा, उसमें कस्टमर हमारे पास आता है, उससे हम जो है ना डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं, उनकी डिटेल्स लेते हैं,
यानी कि जब कस्टमर हमारे पास पहुंच जाता है तो उसके लिए ये होता है कि हमारे लिए कोई मसला नहीं होता, सही, हम उससे हर चीज जो है ना पूछ लेते हैं, वो सारी चीजें पूछ के केस बना के हमने फॉरवर्ड कर देना। सही है, सही। लेकिन रैपिड में ये होता है कि वो कस्टमर को सारी चीजें वो पूछ रहा होता है, जो हमारा अपना सॉफ्टवेयर है तो वो उसके अकॉर्डिंग वो बता रहा होता है। अच्छा व्यूअर, आपने जाना नहीं है, 15 सवाल हैं आपकी। आज माइंड में जितने भी सवाल आते हैं उनके जवाब मिलेंगे। तीसरा सवाल नदीम साहब आपसे ये कि बैंक अल-फलाह में कौन कौन शख्स गाड़ी अप्लाई कर सकते हैं? जी, बैंक अल-फलाह में हर शख्स गाड़ी अप्लाई कर सकता है जिसकी जो है ना इनकम आ रही है और उसके पास डॉक्यूमेंट है। अगर अच्छा सॉरी, अप्लाई भी कर सकते हैं और साथ में एलिजिबल के लिए भी बता। एलिजिबल, बिल्कुल एलिजिबल वो बंदा होता है। अब मोस्टली जो एलिजिबल और नॉन एलिजिबल जो लोग होते हैं वो सैलरीड पर्सन जो होते हैं ना, क्योंकि इनके इनकम हदूद होती है तो उसमें ना ये चीजें आ जाती हैं। जो बैंक अल-फलाह जो बिजनेसमैन है, ये बाकी कैटेगरीज हैं, उसमें जो है ना उनकी इनकम अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज्यादा होती है कि हमें उसमें कोई वो चीजें नहीं होती, कवर हो जाती हैं। कम से कम कितनी इनकम होनी चाहिए? कम से कम जो है 50,000। अच्छा 50,000। और स्टेटमेंट स्टेटमेंट जो है, अगर उसने बड़ी गाड़ी करनी है तो कम से कम उसकी जो स्टेटमेंट के हवाले से मैं आपको चीज बताऊं, मोस्टली मेरे पास कस्टमर आते हैं, कहते हैं यार ये बैंक स्टेटमेंट है, इसके ऊपर ना गाड़ी दें। तो वो क्या कर रहे होते हैं कि वो ना अमाउंट डाल रहे होते हैं, 1 मिलियन 2 मिलियन तक भी अमाउंट डाल रहे होते हैं अकाउंट के अंदर, लेकिन क्या करते हैं वो स्टे नहीं करते। आप सुबह उन्होंने पेमेंट डाली, फौरन जो है ना या मतलब यानी शाम को जब क्लोजिंग करते हैं तो वो सारी पेमेंट जो है ना वो निकाल लेते हैं। तो उसका बैंक से ये बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि आपने 10 लाख 20 लाख जमा करवाया है, अगर उसने उसको आपने कम से कम एक दिन उसको स्टे करना है, दूसरे दिन आप बेशक भेज दें, वो आपकी इनकम जो है ना काउंट होगी। अगर आपने 10 लाख 20 लाख जमा करवाया बट उसको आपने जो है निकाल लिया तो हमारे किसी खाते में। अच्छा नदीम साहब, अगर किसी बंदे के पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है और वो आपकी बैंक से गाड़ी लेना चाहते हैं तो उसके लिए फिर अल-फलाह क्या बिल्कुल बिल्कुल, उसमें ये है कि उसका सेटअप अच्छा है बट वो जो है ना अकाउंट नहीं चला रहा किसी भी बैंक के अंदर। उसमें ये है कि हम लोग जो है उसका इनकम एस्टिमेशन करवाते हैं। ठीक है, यानी हमें बंदा रिक्वेस्ट भेजता है कि जी ये मेरा सेटअप है, यहाँ आप आके विजिट कर लें। तो उसमें क्या होता है कि हमारा बंदा आता है वहां, उसकी सारी जो है ना बिजनेस देखता है, और उसका एनटीएन हो तो ज्यादा बेस्ट है, अदरवाइज उसका जो अगर दुकान रेंट पे है तो उस पे रेंटल एग्रीमेंट जो होता है, क्योंकि 1 ईयर बिजनेस प्रूफ हमें चाहिए होता है। ठीक, उसके लिए या तो उसके पास 1 साल पुराना एग्रीमेंट हो या उसका एनटीएन हो, यानी 1 साल पुराना एनटीएन हो तो वो एलिजिबल हो जाता है। ठीक है। अच्छा बैंक अल-फलाह में गाड़ी अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार होते हैं? जी, बैंक अल-फलाह में गाड़ी अप्लाई करने के लिए सबसे पहले CNIC की कॉपी होती है, बैंक स्टेटमेंट है तो 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। उसके बाद जो है एनटीएन है तो वो दे दे, अगर नहीं भी है तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है ना। और इसके अलावा जो है अगर सैलरीड है तो गवर्नमेंट के लिए क्राइटेरिया है, और एक प्राइवेट जो लोग हैं उनके लिए है, और एक वो हैं जो प्राइवेट हैं बट उनको सैलरी अकाउंट में नहीं आती। तो तीनों के लिए मैं बता देता हूँ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसके लिए 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, जिसके अंदर जिस अकाउंट के अंदर उसकी सैलरी आ रही है। ठीक है। 3 सैलरी स्लिप्स और 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है गवर्नमेंट के लिए। अगर कोई प्राइवेट में कहीं जॉब करता है बंदा तो उसके लिए हमें 6 मंथ की बैंक सैलरी स्लिप चाहिए होती है, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। अच्छा नदीम साहब, ये बताएं कि कितने वक्त में गाड़ी मिल जाती है? जो न्यू गाड़ी है वो तो बाकी बैंक्स जो है ना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद गाड़ी देते हैं, लेकिन बैंक अल-फलाह जो है गाड़ी आपकी डिसबर्स हुई दूसरे दिन आपकी पेमेंट बन जाती है, कोटेशन आपने लगा दी, तकरीबन 3 से 4 दिन में जो है ना गाड़ी मिल जाती है। जो न्यू गाड़ी होती है, जैसे पेमेंट सबमिट होती है। अगर कोई गाड़ी बुकिंग पे चल रही है तो फिर बुकिंग का हमारा जो है ना बैंक नहीं रोकता कि आप बुकिंग पे जाएं या रेडी, बैंक आपको पेमेंट दे देता है, वो मर्जी है, आगे बंदे की है वो रेडी पे ले ले या बुकिंग पे। मैं समझ गया। ठीक है। अच्छा एक और सवाल के न्यू गाड़ी और इस्तेमाल शुदा गाड़ी किस तरह हासिल की जाती है बैंक अल-फलाह से? न्यू गाड़ी जो होती है उसमें मैंने आपको बताया है कि जैसे ही डीडी पहुंचता है अपना डीलरशिप के पास, तो वो हमें जो है ना इनवाइस और परचेज और सारी चीजें जो है ना यहाँ परचेज उनको देते हैं, वो हमें इनवाइस देते हैं। ठीक है। जब पेमेंट सबमिट हो जाती है तो वो हमें एक अपना वो देते हैं
मतलब प्रूफ देते हैं कि हमारे पास पहुंच गई है, तो उसके बाद हम डिलीवरी ऑर्डर इशू कर देते हैं, बंदा दूसरे दिन गाड़ी ले सकता है। आगे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है तो वो हमारा चलता रहता है। ठीक है। और जो यूज गाड़ी है, यूज गाड़ी में एक चीज है जवार भाई, उसमें ना थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन ये है कि बैंक दोनों साइडों को सिक्योर करता है। ठीक है। बैंक पेमेंट दूसरे दिन बन जाती है, बट उसमें ना जो पेमेंट होती है या तो वो सेलर के नाम पे बनेगी या फिर हम डीलर इन्वॉल्व करते हैं बीच के अंदर। जिस तरह मेरे से काफी लोग कोटेशन बनवा लेते हैं। तो उसमें ये है कि अगर हम आपसे कोटेशन बनवाएंगे तो आपके नाम पे पेमेंट बनेगी। ठीक है, पेमेंट आपको आएगी और आपने अपने अकाउंट के अंदर पेमेंट डाल के उसके थ्रू आपने कर देंगे। ठीक है। अच्छा, न्यू गाड़ी में पेमेंट देने का क्या तरीका है? न्यू गाड़ी में पेमेंट उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती ना, वो फिर डायरेक्टली बैंक और डीलरशिप का होता है ना, वो हमें कोटेशन देते हैं, वो आप उनको दिए तो इजी है, तकरीबन लोगों को पता है। अच्छा, ये बालून पेमेंट क्या होती है? जी, बालून पेमेंट जो है ये एक सेगमेंट है बैंक अल्फला का जो कस्टमर को फैसिलिटेट करता है। उसमें 6 मंथ की इकट्ठी इंस्टॉलमेंट अगर कस्टमर के पास पेमेंट आ जाती है तो 1 साल के बाद आप बालून पेमेंट जो है ना पूरे टेन्योर के अंदर 2 दफा ले सकते हैं। 6 इंस्टॉलमेंट इकट्ठी आप जमा करा देते हैं, तो उसका आपको बेनिफिट हो जाता है काफी सारा। अच्छा, ठीक है। बैंक अल्फला कितने टाइम में गाड़ी दे देता है? बैंक अल्फला आपको गाड़ी जो है जो यूज गाड़ी है वो तो आपको तकरीबन जैसे ही गाड़ी ट्रांसफर होती है आपको अपना ट्रांसफर, क्योंकि बैंक जब पेमेंट बनाता है ना 2 तरह की पेमेंट बनाता है। यूज गाड़ी में एक पेमेंट वो बनाता है जो बड़ी अमाउंट होती है, यानी कि अगर 75% वो पेमेंट करके डॉक्यूमेंट्स ले लेता है सेलर से। जब गाड़ी ट्रांसफर हो जाती है तो बाकी जो 25% होती है वो भी उनको अकाउंट में आ जाती है। तो उसके बाद जैसे पेमेंट पहुंचती है गाड़ी रिसीव कर लेते हैं। अच्छा, बैंक अल्फला कस्टमर को कितनी साल पुरानी गाड़ी जो है वो लोन उसका लोन देता है? हाँ जी, उसमें ये है कि 7 ईयर ओल्ड गाड़ी जो है वो बैंक देता है, जिसमें अब 2025 चल रहा है, तो ये 2018 से उसमें गाड़ी के इंजन सीसी का भी कोई हिसाब होता है? नहीं, कुछ भी नहीं होता, जस्ट एज होती है गाड़ी की। ठीक है, गाड़ी की एज जो है वो 7 ईयर से ऊपर। सही है। अच्छा, ये डेट बर्डन क्या चीज होती है? डेट बर्डन ये होता है कि जिस तरह हम घर के अंदर ना अपना बजट बनाते हैं ना कि ये चीज, इसी तरीके से बैंक भी एक बजट बनाता है। ठीक है, कि क्या कस्टमर जो गाड़ी ले रहा है क्या मुझे पेमेंट वापस करेगा या नहीं करेगा। तो उसमें ये है कि 40% हमारा डेट बर्डन होता है, यानी कि टोटल इनकम का 40% उसकी बचत हो। ठीक है, जो हमें उसके इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंगली हमें वापस करे, तो उस चीज को डेट बर्डन। अच्छा, ये कार रिप्लेसमेंट सेगमेंट में क्या चीज? हाँ जी, इसमें रिप्लेसमेंट सेगमेंट ये है कि आपकी ऑलरेडी गाड़ी चल रही है बैंक अल्फला में, तो आप चाहते हैं कि मैं इस गाड़ी को ना चेंज करूं, तो क्या करता है बैंक कस्टमर को फैसिलिटेट इस तरह करता है कि उसकी जगह पे दूसरी गाड़ी कर सकता है। जैसा कि उसने अगर आल्टो लिया है तो वो कहता है यार मैं अब आल्टो चला चुका हूं, मैं कल्टस लेना चाहता हूं, तो बैंक क्या करेगा, उसका केस बना लेगा और पहली जो उसकी गाड़ी होगी उसके ऊपर जो ड्यूज होंगे वो एडजस्ट हो जाएंगे दूसरी गाड़ी में। ठीक है। अच्छा, ये इनकम एस्टिमेशन सेगमेंट क्या होता है? इनकम एस्टिमेशन सेगमेंट ये है कि ये मोस्टली 2-3 चीजों पे अप्लाई होता है। जैसे आपका बिजनेस सेटअप है बट बैंक स्टेटमेंट नहीं है, और दूसरा आपका आप जो है ना मतलब ज़राअत से मुंसलिक हैं, तो उसके लिए हमें इनकम एस्टिमेशन चाहिए होता है। अच्छा, ये आरवी इंस्टॉलमेंट सेगमेंट क्या होता है? रेजिडुअल वैल्यू एक हमारा सेगमेंट है, उसमें ये होता है कि कस्टमर अगर पेमेंट रख सकता है। उसमें ये है कि कस्टमर कहते हैं जी मेरे पास पैसे हैं, मैं देना चाहता हूं, बट मेरे पास मेरी जो इंस्टॉलमेंट है ना वो कम की जाए। तो उसमें क्या करता है बैंक, रेजिडुअल वैल्यू प्लान बनाता है, जिसमें कुछ पेमेंट बैंक शुरू में डाउन पेमेंट के अकॉर्डिंग ले लेता है और कुछ पेमेंट जो रेजिडुअल वैल्यू होती है वो आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट के साथ देनी होती है। इस तरह उसकी जो किस्त होती है वो कम हो जाती है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपकी, अगर एक बंदा बैठा है वो किसी भी फॉरेन कंट्री में बैठा है, इससे पहले रोशन डिजिटल अकाउंट हुआ करता था ना, जो मेरे ख्याल में बाद में उसमें मेरे ख्याल 7% था उसमें दे रहे थे जब मार्कअप ज्यादा था। अब क्योंकि मार्कअप भी कम हो गया है, तो इस टाइम रोशन डिजिटल से बैंक अल्फला ओवरसीज को क्या सहूलियात दे रहे हैं? उसमें उनको पहले तो बहुत ज्यादा थी ना, तो अब जो है ये है कि
उनकी जो इंश्योरेंस है जो हमारी नॉर्मली चल रही है 1.5 चल रही है, तो उनको जो है ना बैंक 1%, 1 या 1.225% करता है। और मार्कअप जो है वो 5% होता है। अच्छा 5% जी, वो ऑनलाइन बंदा अप्लाई करता है और सारी चीजें जो है ना सही वो अपना ऑनलाइन कंप्लीट करके ठीक है फिर वो करवा लेते अच्छा तकरीबन ऑलमोस्ट जो आपका होता है इसमें ट्रैकर होता है, इंश्योरेंस होती है, सब मिला के इस टाइम अगर कोई बंदा गाड़ी लेना चाहता है तो आपका मार्कअप रेट क्या चल रहा है? हमारा जो करंट चल रहा है वो है 14.44। ठीक है 1% गिरा था ना। बेसिकली हमारा तो फिक्स है 3% ना। ठीक है 3% भी जून तक का है ना प्रोमो के अकॉर्डिंगली। ओके तो उसमें ये है कि काइबोर प्लस 3 होता है, तो अब 11.44 है जो काइबोर है इस मंथ का ना, उसमें हमारा 3 प्लस हो जाता है तो 14.44। अच्छा एक और चीज जो मैं अपने वीडियो के थ्रू जो मौजूदा हुकूमत है उनको भी कहूंगा कि जो लिमिट है वो जस्ट 3 मिलियन, बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू। तो इसमें आप जो गाड़ियां हैं, अब मैं आपको बताऊं कि गाड़ियों की कीमतें हैं वो करोड़ों में जी। और ये स्टेट बैंक की तरफ से जो न्यू रूल आए थे उसमें ये कहा गया था कि आप जस्ट 3 मिलियन दे सकते हो, तो मेरे ख्याल में इस लिमिट को बढ़ाना चाहिए। आपका क्या ख्याल? मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, जो भाई सुन रहे हैं उनसे, कि प्लीज जो है ना इस पे तवज्जो दें। लोगों की बहुत बड़ी जरूरत है गाड़ी, और जब लोग आते हैं मतलब जब वो लिमिट देखते हैं, एक बंदा है करोड़ 1 करोड़ की गाड़ी लेना चाह रहा है तो उसके मुझसे बात होती है, कहता है यार जब मैं 1 करोड़ एक जगह पे दे रहा हूँ तो 30 लाख भी दे दूंगा। तो ये अगर हमें 6 मिलियन तक भी कर देते हैं तो फिर भी ठीक। अच्छा एक और बड़ा अहम सवाल जो अक्सर मैं वीडियोस बनाता हूँ और बहुत से लोग मेरे ऊपर जो है वो फतवे लगा रहे होते हैं। आपको पता है कि फतवा तो आजकल जो मेरे ख्याल में वो कभी नमाज पढ़ने भी नहीं गया ना, उसने फतवा लगा देना दूसरे पे बगैर सोचे समझे। तो आपने मुझे कहा है कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन, इसमें कोई पैड तो नहीं है, मैंने कोई बैंक अल्फलाह ने मुझे पे तो नहीं कि अगर किया हो तो वो मेरे अब जो है मरते टाइम अल्लाह पाक मेरे नसीब ही ना करे इस दुनिया में मैं देख। ऐसा कुछ आज तक मैंने कोई पैड रिव्यू नहीं किया, बट मैं बैंक के बारे में जस्ट ये बताता हूँ। ये अब तो नदीम भाई ने तो आपको सारी चीजें बता दी, अदरवाइज आप जाएं तो आपको हिडन चार्जेस नहीं बताए जाते। जब आप गाड़ी लीज करा लेते हो तो बाद में आपको पता चलता है कि यार हमारी तो इंस्टॉलमेंट ही ज्यादा बन गई, क्योंकि आपको बहुत से ऐसे हिडन चार्जेस हैं वो आपको जवार अवान बताता है, जिस तरह भाई ने बता दिया। तो मेरी वो वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है, वहां पर कुछ लोग कमेंट करते हैं कि यार आप सूद को प्रमोट कर रहे हैं, तो मैं नदीम भाई से ये सवाल करूंगा कि अल-फलाह इस बारे में क्या उनके पास कोई ऐसा प्रूफ है जिससे वो मतलब लोगों को ये बावर करा सकें कि यार ये सूद के ज़मरे में नहीं आता। देखें, सूद की डेफिनेशन अगर बंदा जाने ना तो उसमें उसको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सूद की डेफिनेशन ये होती है कि आपने कोई चीज़ ली है तो उस चीज़ की जगह पे आप वही चीज़ डबल करके अपना वापस कर रहे हैं या उसको, लेकिन उसमें यह है कि आपका लेन देन है, पैसों का लेन देन है। आप एक बंदा जो है ना 1 लाख देता है, कहते हैं जी ये टाइम है, इसके बाद मैंने आपसे इतने पैसे ज्यादा लेने हैं। सही है। अब बैंक से आप क्या कर रहे हैं, बैंक तो आपको एक चीप एसेट दे रहा है, फैसिलिटेट कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कि एक बंदा है उसके पास इतनी पेमेंट नहीं है 30 लाख, अब मिनिमम जो गाड़ी है उसकी प्राइस 30 लाख है। ठीक है। अब 30 लाख एक बंदे के पास नहीं है तो वो बैंक के पास आता है, उसको बैंक सर्विसेज देता है। सही है, ठीक है। हाँ, एक चीज है उसमें कोशिश ये किया करें कि आप जो है अगर उसे मतलब वो कर रहे हैं, इस चीज आपको सही नहीं लग रही तो आप इंस्टॉलमेंट टाइम पे देते रहे। बिल्कुल यही बात मैं करने वाला था। सॉरी, जहां तक मैंने जो है, देखो ये एक उलमा का मसला है और ये बड़ा अहम मसला है, क्योंकि हम मुसलमान हैं और किसी चीज में भी जो है हमने मरना है, कल को अल्लाह को जवाब देना है और सूद की बड़ी सख्त वईद है। मैंने जहां तक मालूम किया है कि जब एक तय हो जाता है, मैं एग्जांपल देता हूँ, ये मेरे पास एक जो है आईफोन है, नदीम भाई की मेरी डील हो रही है कि ये कहते हैं कि जवार भाई इसकी नकद कीमत है 3 लाख, मैं 3 लाख तो मेरे पास नकद नहीं है, मैं आपको 1 लाख दे देता हूँ और हम मंथली इसकी ना 10,000 इंस्टॉलमेंट कर देते हैं और ये हमारा तय हो गया 4 लाख में। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब हमारा एक तय हो गया है तो मैं इसको मोबाइल दे रहा हूँ, ठीक है, और ये अपनी खुशी से ले रहा है, ये नहीं है कि मैं इसको जबरदस्ती दे रहा हूँ। अब इसकी जो 10,000 इंस्टॉलमेंट होगी ना,
ना मैं इसको कम कर सकता हूँ ना ज्यादा कर सकता हूँ। अगर आप शॉर्ट करोगे भैया, किस्त आप टाइम पे नहीं दे रहे, तो वो जो होता है वो कहीं ना कहीं पे सूद के ज़मरे में आ जाता है, लेकिन उसमें भी गलती हमारी होती है। कोई 1-2 माह का तो बैंक आपके साथ कर लेता है, बट अगर ज्यादा टाइम के लिए आप करेंगे तो फिर जो होगा वो सूद के ज़मरे में जरूर आएगा। तो नदीम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे जितने भी व्यूअर हैं, अगर उनका कोई और, अच्छा नदीम भाई जो है अपना मोबाइल नंबर जो है वो भी बता दें अगर कोई। जी, अगर कोई फॉरेन से बंदा है या पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा गाड़ी लेना चाहता है तो मेरा कांटेक्ट नंबर ये वो आपकी स्क्रीन पर भी होगा जी व्हाट्सएप नंबर। 0325548800। ठीक है, इस पे कांटेक्ट करके मेरे से कोई भी इंफॉर्मेशन होती है दे सकता है। अगर किसी का कोई इशू है, सिर्फ ये नहीं गाड़ी के हवाले तक, किसी का किसी भी फाइनेंसिंग अकॉर्डिंगली बैंक अल-फलाह के थ्रू कोई मसला है जिसमें जो है ना अगले बंदे के नंबर प्लेट्स नहीं है, एक्साइज के अकॉर्डिंगली है कुछ, या बैंक अल-फलाह से उसके जो है ना कोई एनओसी का इशू है, कोई भी पूछ कोई सकते भी हैं इशू है, आप इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली मेरे से रब्ता कर सकते हैं। हाँ। वो कोई भी अगर मसला होता है तो मैं आपको ना फैसिलिटेट करूंगा। नदीम भाई इंशाल्लाह अगर मेरे जो व्यूअर हैं उन्होंने मजीद कमेंट में पूछा तो आपको दोबारा जरूर तकलीफ देंगे। बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक एंड शेयर करना। अल्लाह हाफिज।